सम्मानित सभी प्रेस के साथियों का सभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, इस पीड़ा को आपने समझा। और जितने भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं हम सबका धन्यवाद करते हैं। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति हमारे इस कला जगत में बनी हुई है उत्तराखंड के अंदर। हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हैं, वो वर्षों से बहुत सारी चीज़ें तो उनके साथ वो झेल ही रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ऐसा विषय है जो आज आपके सामने मुझे दोबारा इस भूख हड़ताल के माध्यम से और मिलने का मौका मिल रहा है। और क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि 2018, 19, 20 से हम लगातार जो है कि एक मुहिम चला रहे हैं, कलाकारों की पहचान हो, उनका आई कार्ड बने, उनके लिए जो है कि नियमित रूप से व्यवस्था बने, जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय काम हो, गाँव से जो है कि वो निकल के कलाकार आए, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं वो बचें। उनके लिए जब तक कोई सिस्टम नहीं बनेगा, जो कोई चीज़ नहीं बनेगी, तब तक वो किसी भी प्रकार से ऐसे बरगलाए जा रहे हैं। और वो बरगलाना अब ना हो, इसलिए आज हम ये धरने में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठ गए। और आज का जो विषय है कि मैंने काफ़ी प्रयास किया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर दिया था, अन्य लोगों पे भी मैंने निवेदन करा है कि जो 12 मार्च 2024 को जो एक ऑडिशन मतलब गैर उस तरीके से किया जा रहा है, बिना नियमों के किया जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। और वहाँ पर निदेशक बीना भटजी को जो अधिकारी नहीं है, उस अधिकार से बाहर जाके जो काम किया जा रहा है, उनके लिए अगर खैर इसके लिए भी किया भी जाता, लेकिन उसके लिए एक समय भी होता है। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर प्रचार प्रसार होता, पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर 2 महीने 3 महीने से कोई प्रचार प्रसार होता, तो उत्तराखंड के समस्त कलाकारों के, दूर दराज के कलाकारों को पता लगता। आज हजारों हजारों कलाकार इसका फायदा उठाते, हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं वो बचती, हमारे परंपरागत जो कलाकार हैं वो बचते। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं कि जिन समस्याओं का समाधान होता, और जो हमारे सभी प्रकार के कलाकार, सभी विधा के कलाकार, टेक्नीशियन जो है कि नियमित रूप से सूचीबद्ध हो जाते संस्कृति विभाग के अंदर, उनका एक पहचान पत्र बनता। क्योंकि हमारी जो मांग थी वो पहचान पत्र की मांग है। आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो कलाकार कर रहे हैं, बीमारियों का समाधान कर रहे हैं, उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा बीमा होता, और उनके क्षेत्रों में उनको काम दिए जाते। लेकिन आज बहुत कम टाइम के अंदर, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के, बिना नियमों के, संस्कृति निदेशक बीना भटजी द्वारा आज जो एक ऑडिशन 12 मार्च से किया जा रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। वो इसलिए करते रहेंगे कि 2020 में जब कोरोना काल में बहुत सारे कलाकार परेशान हुए थे, जब कोरोना काल में कई हमारे साथी कलाकार हमें छोड़ के चले गए थे, तो हमने निवेदन करा था कि आप सरकार, क्योंकि उस टाइम किसी भी प्रकार की सहायता कलाकारों को उस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि सरकारी तौर पर कलाकारों की कोई पहचान ही नहीं थी विभाग के पास। तो इस पहचान के लिए हमने एक पहल करी कि एक कलाकारों को जो है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका आई कार्ड बने, ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला स्तर से उनकी उस प्रक्रिया हो। इस पर बहुत सारी बैठकें हुई, सचिव साहब से लेके महानिदेशक जी से लेके, बीना भटजी स्वयं उसमें रही उस टाइम पे, और माननीय मंत्री जी से लेके हमने एक संयुक्त बैठक करके ये तय हो गया था कि ये प्रक्रिया इसी तरीके से होगी और ब्लॉक स्तरीय, ग्राम सभा स्तरीय इससे चयन होगा। 14 अक्टूबर 2021 को विभाग के द्वारा माननीय संस्कृति मंत्री जी से इन विषयों पर घोषणाएं भी कराई गई थी कि हम जो है कलाकारों की पहचान के लिए, उनके उसके लिए, लेकिन उस पर एक कागज तक नहीं बना। जब हमने इस पे बात उठाई तो उन आवाजों को दबा दिया गया। क्योंकि इसलिए दबा दिया गया था, अगर वो प्रक्रिया आज चालू हो जाती तो बीना भटजी के भ्रष्टाचारों के, अनियमित तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनकी सारी पोल खुल रही थी। इसलिए आनन फानन में एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर अपने कलाकारों को, क्योंकि उन चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी बीना भटजी, अपने बचाव में उन्होंने क्या करा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फटाफट आओ भाई, तू भी आ जा, जब तक मैं हूं तो सूचीबद्ध हो जाए, ये भी हो जा। और जो उनके कुछ लोगों को हो सकता है उसमें कई जेन्युइन कलाकार भी होंगे जिन्होंने 2-3 साल पहले से भी आवेदन कर रखा था, उनको भी बुलाया होगा, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों को भी उन्होंने इसमें शामिल करके एक ऐसा कलाकारों को और ऐसा कर दिया
कि आज अगर हम इसका विरोध करेंगे तो कहीं हो सकता है कि उनके विपक्ष में जो कलाकार ऑडिशन दे रहे होंगे वो इस सिस्टम के या नरेंद्र राठौड़ के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे कि भाई देखो यह तो बढ़िया कर रहे हैं और तुम क्या आवाज उठा रहे हो। तो कुल मिला के मैं उन साथी कलाकार, क्योंकि हमारे हमसे बाहर नहीं है, हम पूरे कलाकारों के हितों की बात कर रहे हैं और एक सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय बात कर रहे हैं, आपके लिए एक नियमित रूप से एक काम की बात कर रहे हैं, एक पहचान पत्र की बात कर रहे हैं जो आपको एक आईडी देगा जिससे कि आपको संस्कृत विभाग में आप सूचीबद्ध हो जाएंगे। लेकिन माहौल बना दिया गया, बड़े बड़े नामों को उतारा गया। आज मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब मुझे पता लगा कि भाई ऑडिशन में हमारे उत्तराखंड के सुपर डुपर स्टार इंद्र आर्य जी, इस कार्यक्रम में उन्होंने ऑडिशन करने उनको बुलाया, तो मुझे बड़ी गिलानी हुई अपने उत्तराखंड के उस पे। अगर हमारा एक बच्चा कभी किसी शेर से या बाघ से लड़ जाता है तो हम उसको वीरता पुरस्कार देते हैं। हमारा कोई सैनिक कहीं पर अगर कुछ किसी घटना हो जाती है तो उसको भी हम सम्मानित करते हैं। किसी ने अगर समाज हित में कोई काम किया उसको हम सम्मानित करते हैं। इंदिरा आर्य जी ने आज से देश विदेश के कई उसमें जो है कि एक बड़ा रिकॉर्ड करा है। गुलाबी सरार आप देख रहे हैं, जिन्होंने देश विदेश में धूम मचा दी उत्तराखंड की संस्कृति की, और जिन्होंने धूम मचा दिया, जिसको आके केवल और केवल आपको उसको उनको ये लेटर दिया जाना चाहिए था कि आइए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। उनको उत्तराखंड सरकार से एक बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन संस्कृति विभाग ने इतने बड़े कलाकार को आज एक ऑडिशन के लिए खड़ा कर रखा है और वो अपना ऑडिशन वहां पर दे रहे हैं। दुर्भाग्य है ये। आज उत्तराखंड के पहचानों की बात करोगे, संस्कृति की बात करोगे, अगर आप कहीं पे, क्योंकि आप साथी यार जितने लोग हमें सुन रहे हैं आप सबके चैनलों के माध्यम से, अगर आप कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है, नरेंद्र सिंह नेगी जी को भेज दीजिए, प्रीतम भरतवाण जी को भेज दीजिए या मीना राणा जी को भेज दे, तो संस्कृति विभाग की निर्देशक या वहां से आपको जवाब मिलेगा कि ये लोग हमारे यहां सूचीबद्ध नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हमारे उत्तराखंड के संस्कृति के नाम पे जिन लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ले लिए, पद्मश्री ले लिए, और उनका घर का संस्कृति विभाग उनको बोल रहा है कि हमारी सूची में इनके नाम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है ये उत्तराखंड की संस्कृति का, कि जिन्होंने हमारे को संस्कृति आज सिखाया, गीत गानों और सब कुछ सिखाया है, उनका जो है कि हमारे संस्कृति विभाग में वो उनका नाम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े वरिष्ठ कलाकारों को संस्कृत विभाग ने 12 तारीख से लाइन पे लगा रखा ऑडिशन देने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हमारे उत्तराखंड में कोई ढोल सागर का ज्ञाता है, बहुत बड़ा जानकार है, तो उसका ऑडिशन किस तरीके से लिया जाएगा और कौन लेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने आज देश विदेशों में अपने नाम की धूम मचा रखी, वहां पे मैं रेशमासा और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार वहां आज ऑडिशन देने गए हैं। ये तो देश विदेशों जा चुके हैं उत्तराखंड के गीतों को लेके। संस्कृति विभाग ने कई कार्यक्रम इनसे कराए हैं, तो इनको लाइन पे लगा के ऑडिशन दिलाने की आवश्यकता क्या है? इनकी पहचान करके इनको सूचीबद्ध करने की आवश्यकता थी, न कि आज इनकी परीक्षा। और इन कलाकारों से भी मैं आश्चर्यचकित हूं कि जो अपने इस इतना जितना आत्मसम्मान और जितना मान सम्मान तुमने बढ़ाया, आज तुम फिर संस्कृति विभाग में ऑडिशन के लिए लाइन पे लगे हो। बड़ा दुख का विषय है। साथियों, जितने भी लोग ऑडिशन दे रहे हैं, जितने भी लोग वहां ऑडिशन देने गए हैं, किसी भी तरीके से गए होंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका अधिकार है ये, आपको जाना चाहिए। लेकिन ऑडिशन की प्रक्रिया संस्कृति विभाग के जानकारों के माध्यम से ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऑडिशन की प्रक्रिया ग्राम सभा लेवल पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, और जब ब्लॉक लेवलों से और उसके जब छटके आ जाए तब ये ग्रेड के लिए तुम्हारी परीक्षा होनी चाहिए, न कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के ढकोसले के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बिना भटजी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो संस्कृति विभाग के अंदर जितने भ्रष्टाचार हुए हैं आज चौतरफा उसमें घिरी हुई हैं। अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए कभी कुछ भी उठा सकती हैं। लेकिन आज इस प्रकार का जवाब उनको भी देना पड़ेगा कि आखिर अगर इस प्रकार से आपने कराए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और ये सारी चीजें जो प्रस्ताव गए थे, जो हमने आपके साथ मीटिंग करी थी, उनका क्या हुआ? जो 2020 में आपने जो है कि कलाकारों को पहचान के लिए उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा बीमा के लिए जो बात करी थी, आपने जो नियमित रूप से उनको कामयाब पेंशन की जो बात करी थी, आपने जो ग्राम सभा ब्लॉक लेवल से उसकी बात करी थी, वादे किए थे, आज हमारे पास उसके प्रमाण हैं। आज आपने जो ये सारी चीजें करी थी, और इसमें ये 2000 में बताऊं आपको
6 अगस्त 2020 का ये वो है, और इसमें बीना भटजी के जो प्रस्ताव दिए गए थे इन पे आपने साइन करे थे। ये क्यों करे थे? जब आपने ब्लॉक स्तरीय और उसमें नहीं कराना था। और इन्हीं चीज़ों पे जब आपने 2020 में जब कोई काम आपने नहीं कर पाए, नहीं इस पर एक कागज़ बनाया, उसके बाद आपने कहा कि हाँ एक बार मंत्री से घोषणा हो जाए और ये हो जाए, फिर आपने डीजी साहब ने और सबने मिला के माननीय संस्कृति मंत्री जी से जो है कि आपने 14 अक्टूबर 2021 को जो है कि घोषणा कराई। उन घोषणाओं पे आपका क्या हुआ? ये सारी चीजों को दरकिनार करके आपने आनंद फानन में, क्योंकि नरेंद्र राठौड़ को किसी प्रकार से इन मुद्दों को उठा रहा है तो उसको दबाया जाए, उसको समाज में बुरा बनाया जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बीना भटजी, अगर आप इन चैनलों के माध्यम से अगर आप सुन रही हैं तो मैं 1992-93 से जो है कि मैं कला के फील्ड में हूं। उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मेरा जीवन आज 30-32 साल का मैंने सेवा करी है, और कई प्रकार के लोगों ने फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, आज आप देख रहे हैं कि एक आदमी दिल्ली दूरदर्शन से जिसने आवाज सुनो पहाड़ों का जैसा कार्यक्रम शुरू करा और हजारों बच्चों को जो है कि पहाड़ों से लाके और एक नेशनल चैनल पे मौका दिया है। आज पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड दूरदर्शन से आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम चला है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हजारों बच्चे जो है कि इससे जुड़े हैं, और जो आज कई बच्चे अच्छा वो भी कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए आगे जो प्लेटफॉर्म देना है, एक नरेंद्र राठौड़ या एक मंच क्या करेगा? हमारे उत्तराखंड संस्कृति विभाग में एक सिस्टम होना चाहिए कि कलाकारों का संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा, इसका सिस्टम कैसे बनाएगा, परंपरागत संस्कृति को कैसे बचाया जाएगा, क्षेत्रों की संस्कृति को कैसे बचाया जाएगा। इन सब चीज के लिए जो हम एक मुहिम, एक लड़ाई, जो एक सिस्टम हम बनाने की बात कर रहे थे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जो है उस पटल पे जो गया है, उस सबको आपने आज दरकिनार कर दिया, क्योंकि आपका 1 साल, लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरा 1 साल रह गया और मेरे माध्यम से आप सूचीबद्ध हो जाओ फटाफट। सारी चीजों को अवहेलना करके क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ऐसी जादू की क्या छड़ी है आप पे कि जो इतने सालों से आप एक सीट पे बैठ के अन्याय कर रहे हैं संस्कृति विभाग के साथ, और जो भी सरकार आ रही है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबको आप जो है कि पता नहीं किस प्रकार से वो समझा दे रही हैं। और दुनिया भर के भ्रष्टाचार आपके हैं। मैंने पिछले 2017 का एक भ्रष्टाचार आपका जो उजागर किया था कि गंगोत्री जो है कि संस्कृति विभाग के 2 लोग गए थे और 2 गाड़ियां, 2 इनोवा, आपने जो बिलों में, जिन बिलों का भुगतान हो रखा है एक ही दिन में, वो दोनों बिल जो है कि फर्जी है। जिसको आप इनोवा दिखा रहे हैं वो ऑटो रिक्शा है, और दूसरा जो इनोवा आप दिखा रहे हैं वो कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तीसरे सुनने में एक इनोवा गई है, 3-3 गाड़ियों के आप बिल निकाल रहे हैं। एक कार्यक्रम में जब आप 2-3-3, 4-4 गाड़ियों का बिल फर्जी काम कर रहे हैं तो न जाने ऐसे पूरे कार्यकाल के दौरान आपके कितना फर्जीवाड़ा है, ये समझने की बात है। इस ऑडिशन का ये देहरादून में इतना बड़ा वो चकाचौंध आपने ये देखने के बुला दिया कि हमने गढ़ीकांड में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके मानक क्या है? अगर ये कलाकार की कीमत आप कितने बड़े आप उसकी बात कर रहे हैं, कलाकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन 800 रुपए का आपने जो मानक रखा है, एक मानदेय जो 800 रुपए रखा है, कि 800 रुपए में अगर एक कोई कार्यक्रम होता है, कोई म्यूजिशियन आपके यहाँ 800 रुपए में आएगा क्या? कोई ढोलक जो भी है, जो भी चीजें हैं, 800 रुपए का आज है? कहीं भी नहीं है। तो आपको पता नहीं होता तो आप भ्रष्टाचार करवा रही हैं। आप प्रस्ताव बना सकते हैं ना, कितने में नहीं होता भाई, कम से कम 2000, 2500 एक कलाकार का जो मानदेय है 3000 वो होना चाहिए था। उसके लिए आपने कोई पहल नहीं करी। आप जो है कि पूरे कलाकारों का, और उसमें जो आप गिनती करते हैं कि 22 कलाकार नहीं जाते, 2-4 जाते हैं, बाकी वैसे वहां के फोटो खिंचा के आपको वो बिल, आप नकली बिल पास करती हैं। तो ये सारी चीजें केस जब आप सब कुछ समझते हैं तो आपके लिए हमने ये बहुत सुंदर प्रस्ताव बनाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रस्ताव दिए, लेकिन आप उसमें काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के सारे पोल खुल रहे थे। रही बात, जब ये आवाज उठाई, जब मैंने इसकी शिकायत करी, और जब मैंने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को एक शिकायत करी, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी, जब मैंने संस्कृति मंत्री जी को शिकायत करी, मुख्य सचिव जी को जब इसकी शिकायत करी, संस्कृति सचिव जी को शिकायत करी, तब जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो आपने उन सबको वो करने के लिए मेरे ऊपर एक केस करा, ब्लैकमेलिंग का और धमकी देने का। आज 4-5 महीने हो गए आपके इस केस को, आज तक भी मेरे बयान जो है कि नहीं लिए गए पुलिस के माध्यम से, क्योंकि मैं 4-5 बार तो खुद ही गया, लेकिन मेरे से कोई लिखित में कोई प्रकार के बयान नहीं लिए गए। और सुनने में आया है, पुलिस, जब मैंने पता किया था कि पुलिस का आपको नोटिस गया था कि भाई आप साबित करो कि आपको क्या ब्लैकमेलिंग करी गई, आपको क्या धमकी दी गई,
तो आप उसको भी साबित नहीं कर पा रहे। इस प्रकार के झूठे केस लगाती हैं आप। पिछली बार सुनने में ये भी आया है कि आपके ऊपर जब सचिव साहब ने वो करा था, सचिव साहब के आप ऊपर आपने केस कर दिया, डीजी साहब के ऊपर केस कर दिया। आपको इस प्रकार की आदत पड़ी है। कोई आपके खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए आप कभी प्रोग्राम के माध्यम से, कभी किसी चीज माध्यम से उसको मैनेज कर देती हैं। आपने कई प्रकार, हो सकता है कि इस प्रकार के प्रयास इसमें हुए, और जब मैंने ये आवाज उठाई तो मुझे भी मैनेज करने का प्रयास किया गया। आपके समर्थकों द्वारा मेरे से डिमांड पूछी गई, तो मेरी एक ही डिमांड थी कि भाई उत्तराखंड के कलाकारों का की चयन प्रक्रिया, उनका आई कार्ड बने, उनका स्वास्थ्य बीमा, ये जितनी मैंने आपको ये डिमांड दी थी, मैंने कहा इन डिमांडों को पूरा कर दो या तो बिना भर्जी से ये सीट छुड़वा दो। ये मेरी डिमांड थी। जब ये सारी चीजें नहीं हुई तो आप कई प्रकार के लोगों ने बोला कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो सब सुना हमने। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी कला के लिए हमारा जीवन समर्पित हुआ है। आज 30-32 साल का जीवन हमने इसमें लगा दिया। इसके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। आज एक मौका मिला था, ये सारा चीजें जो है कि कलाकारों की पहचान हो सकती थी, उनके आई कार्ड बन सकते थे, क्योंकि लेकिन आपने जो है कि ये सारे चीजें दरकिनार करके एक नया ऑडिशन शुरू कर दिया नए तरीके से। और खाली जिन लोगों को उसका पता नहीं है उनको ये प्रलोभन दे दिया कि तुम्हारा सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो मैं उन सबसे कह रहा चाहता हूं कि इसके खिलाफ हम सख्त उसमें है, और मेरी सरकार से भी डिमांड है, शासन प्रशासन डिमांड है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन है, जितने भी ये सारी चीजें रद्द होनी चाहिए। क्या कारण है? 2025 में 2011 में आपने जो सूचीबद्ध जो दल करे, जो रजिस्ट्रेशन आपने सूचीबद्ध जो 2011 में करे, आज 2024 हो चुका है, उस पर आपने कोई प्रक्रिया, कोई बस वो कार्यक्रम जो तुम्हारे चाहिए थे उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और 2011 और 2015 में जो सूचीबद्ध और कई अन्य दल हैं जिनको आज तक काम ही नहीं मिला। आप ये सोचिए कि 2011 में जो सूचीबद्ध करा था आपने, क्या वो वैसे ही है जो 2011 में थे? क्या जिन लड़कियों के लड़कों के जो उस दिन डांस कर रहे थे वो वैसे ही है, या उनकी शादी होके कहीं दूसरी जगह चले गए? आप इन बातों को जवाब दें हमें कि 2011 में आज हम एक गाड़ी चलाते हैं हम और एक लाइसेंस बनाते हैं, 3 साल 5 साल में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रेनो होता है। हमारी परख होती है कि हम वो गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं है। लेकिन आपके यहाँ कौन सा नियम है कि 2011 में आपने जो है जो रजिस्ट्रेशन करा था आज वो ऐसे ही है, वो वैसे ही सूचीबद्ध है? तो कुल मिला के बहुत सारे घोटाले हैं। आपने जब 2011-15 में जब रजिस्ट्रेशन करे थे तो 60, 65 या 70 दल केवल जेन्युइन तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आज 274 की 75 की लिस्ट है, बाकी दल आपने बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर डाल दिए। जी, आप आरोप लगा रहे हैं, पिछले काफी समय से आप लगातार भ्रष्टाचारों का खुलासा कर रहे हैं जी, तो आप क्या मानते हैं कौन लोग इनके पीछे हैं जो अब तक इनको हटा भी नहीं पा रहे हैं इनके पद से? ये स्वयं इतनी मुझे लगता है कौन सी वो है कि जो किसी भी चीज को मैनेज करने में बहुत मास्टर है। आरोप हम किसको लगाएं? जो चुन के आएगा वो तो उसके सामने जब मीठी मीठी बातें कर देगी, बढ़िया सा वो कर देगी तो मैनेज कर लेगी। लेकिन क्या है कि नीचे की जो शिकायतें जब आवाजें उठती हैं तो ये आवाजों को दबा देती है, उसको मैनेज करती है। साम दाम दंड भेद जो भी इसको करना है उनको वो करके मैनेज करती है, उस आवाज को दबा देती है और वो आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती। काम कैसे होगा उस पर? ये इनका एक जो तरीका रहा है वो ये है। और हो सकता है कुछ बड़ी ताकतें भी हैं तो उनको वो भी अगर सामने पता चलेगा तो उनको भी हम देख लेंगे। अच्छा, जब संस्कृति विभाग जैसा विभाग होता है उसमें इतने इस प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं तब जाके उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे रहती है, कुछ कारण बन जाते हैं ये भी। मैं क्या कह रहा हूं कि आज हमारे बीच में हीरा सिंह राणा जी कितना बड़ा नाम है, चंद्र सिंह राय जी कितना बड़ा नाम है, जयपाल नेगी, रीना रावत, भास्कर ध्यानी और अन्य भी कई हमारे साथी कलाकार खत्म हो गए। सरकार इनकी मदद नहीं कर पाई। हीरा सिंह राणा जी हॉस्पिटल में थे, बोला यार इनका वो ढूंढो। इनके पास किसी के पास सरकारी तौर पे तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूं इसलिए पीछे हैं क्योंकि आज जानवरों की, भेड़ बकरियों की तक गणना हुई थी, जानवरों की तक गणना हुई थी, लेकिन कलाकारों की कोई गणना नहीं है, कोई वो नहीं है। कलाकार कहां रह गए आज? और क्यों सोए हुए जो पहाड़ों में जो कलाकार सो रखे हैं वो क्यों सो रखे हैं? भाई जब हर चीज की गणना हो रही है तो हमारे कलाकारों की पहचान के लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सारे जो चीजें हैं यहां पर, क्योंकि इन्होंने इतने सालों में जब से संस्कृति विभाग बना है, संस्कृति विभाग में किसी न किसी रूप में रही है। आज वो उसकी डायरेक्टर बनी है। सुनने में आया कि नकली तरीके से जो है कि उसकी डायरेक्टर बनी, ये उस काबिल भी नहीं थी बल कि जो इसकी डायरेक्टर हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जिसकी भी मेहरबान रही होगी उसको पद में आई। लेकिन आज बराबर लोगों ने इस चीज के लिए मांग करी, लेकिन उन मांगों को आज ये हताशा हो गई है कि भाई जब तक बीना बढ़े तब तक तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए आवाज क्यों उठानी है। तो ये एक तरीका है इनका। अच्छा, आप
एक आप हड़ताल पर बैठे हैं, आपकी एक अच्छी सोच है कि जो कलाकार हैं उनका गणना की जाए, उनका नाम रजिस्टर्ड हो, आई कार्ड वगैरह बने। तो और कोई जो विभाग, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हैं इस मुहिम में? बहुत बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बस ये है कि कुछ कलाकारों का ये है कि किसी न किसी रूप में कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम है, किराए पे मकानों पे रहते हैं, दूसरी चीज़ों में रहते हैं, उनकी मजबूरी है कि अगर हम नरेंद्र रौथान के सामने अगर सामने खड़े हो गए तो शायद बिना भटजी हमारी पेमेंट रोक देगी या फिर हमें काम नहीं देगी। उनका डर है, उनकी स्थिति को मैं समझता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। और आज इतने सालों का मेरा एक इस अगर आवाज़ सुनो पा हूँ जैसा मन चला रहा हूँ, तो मैं एक जमीनी स्तर का कलाकार हूँ और जो कि उससे यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ को इसलिए मैंने उनको कलाकारों को अपने उसमें, हाँ, जिन कलाकारों का कोई फायदा नहीं है जैसे विनोद चौहान जी, अमित सागर जी, आज किशन महपाल जी या गजेंद्र राणा जी, जो कि खुल के बेताग बोलने को है, इन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लगातार, अब मैं तो यहाँ पे नया आया हूँ ना, मैंने इतने प्रमाण दिए हैं, मैंने इतने भ्रष्टाचार के खुलासे करे हैं, इतने वीडियो मैंने जो है कि दिए हैं। तो मैं तो अब नया आया हूं, मेरे पास थे नहीं। इसका मतलब इतने गलत काम कर रही थी मीना भट्ट जी कि उनके लोगों ने वीडियो बनाए, उनके भ्रष्टाचार के वो सारे प्रमाण अपने पास लिए, जो कि मेरे को पीछे से सपोर्ट करने के लिए मेरे तक पहुंचाए हैं। अच्छा रौथान जी, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? आप हड़ताल पर बैठे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे के क्या कदम होंगे? देखिए, मेरा अभी भी पूरा अपना सरकार से मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे सही स्तर से उठा के धरना स्थल पर भेज दिया जा रहा था, तो मैंने वहाँ पर, क्योंकि बहुत कम समय में मुझे डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि मैं अगर धरना स्थल पे जाऊंगा तो क्योंकि आवाज़ सुनो पाड़ों से या बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अन्य चीज़ों पे भी धरना स्थल पे लोग बैठे होंगे, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरे पीछे कई प्रकार के नारे लग सकते हैं, जैसे सरकार विरोधी हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के नारे लग सकते हैं, जिसमें हमारा जो असली मुद्दा जो है वो दब जाएगा। तो क्योंकि मैं सरकार का इसमें अभी तक भी आस लगा के बैठा हूं कि इस पे सरकार इसका संज्ञान लेगी, शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेगा, तुरंत जो है कि ये जितने भी ऑडिशन है उसको निरस्त करा जाएगा और बिना भटजी के ऊपर जितने भी आरोप है उसकी जांच की जाएगी। जब तक इसमें जांच के आदेश है किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। और मेरा यह भी निवेदन है कि मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजी हैं तो वो थोड़ा सा अपने आवास पे हमें टाइम दे दे। हमें सारी बातें उनके पास जब तक नहीं रहेंगी, मेरा अनशन अगर टूटेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही समक्ष टूटेगा, क्योंकि मैं सरकार के विरोध में नहीं हूं। मैंने सर्वश्रेष्ठ जैसा शिक्षा के ऊपर बहुत सारे गीत सरकार के उसमें बनाए हैं, सरकार के हर प्रकार के उसमें है। आवाज़ सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका आशीर्वाद है और इन बच्चों की स्थिति पर उन्होंने देखी है। तो मुझे यह भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे, हम उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे और सारे प्रकरण उनके सामने रखेंगे और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मेरा अनशन रहेगा। अगर ये उत्तराखंड की सच के अगर मेरा बलिदान अगर मांग रही है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मैं किसी भी प्रकार से अपने इस उसको, और मैं कहीं इसलिए नहीं, लोग मुझे बहुत सलाह दे रहे हैं कि कहीं सार्वजनिक जगह पे बैठो, कहीं पर यहाँ पर बैठो, लेकिन आप जैसे साथी और सरकार में भी कई अधिकारी सबको पता है कि ये मैं इस स्थान पर बैठा हूँ तो मैं अपने पूरा जो मैंने निष्ठा करी है, जो संकल्प लिया है, मैं उसके तरीके रहूँगा। अगर मैं खाना नहीं खाना है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और अभी तक तो खैर कोई डॉक्टर यहाँ पर आया नहीं, लेकिन वो मेरा चेकअप करा ले, मेरे बॉडी में धीरे धीरे पता लग गया कि अगर मैं नहीं खा रहा हूं तो उसके प्रमाण दिखेंगे और हो सकता है अगर एक दिन मुझे बुरी हालत में यहाँ से सरकार को ले जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरी डेड बॉडी ले जानी पड़े, लेकिन मैं तब तक यहाँ से यहीं पर बैठा रहूंगा। और मैंने संकल्प कर लिया है, क्योंकि कलाकारों के हितों की लड़ाई है और ये छोटी मोटी नहीं है। 8-10 बीजों का प्रस्ताव है और उन कलाकारों को मैं कहना चाहता हूँ जो ऑडिशन दे रहे हैं, जब तक शादी के लिए लड़की नहीं देखी, लड़की का यहाँ तैयार नहीं हुआ, तब तक दूल्हे जैसा सजा के आपको सेरा आपके सर पे बांध दिया जा रहा है। तो पहले कहाँ शादी बारात जाएगी, कहाँ क्या होगा वो देख लो, लड़की देख लो, तब जाके इसको करो। आपके लिए खाली ये दिखा रहा है। मैंने एक कागज में पढ़ रहा था कि आज उनका ऑडिशन कर देते हैं और 6 महीने बाद उनको नियमित रूप से काम देंगे। शायद ऐसा एक छोटी सी कटिंग मैंने किसी ने भेजी मेरे को कल कि यार ये कुछ दिन बाद आया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये ऑडिशन का उन्होंने डेट निकाली थी तो एक विज्ञप्ति छपनी चाहिए थी और उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए था, आप किन किन लोगों के वो होंगे और उसमें क्या क्या किया जाएगा, सारा सिस्टम उसमें विज्ञप्ति के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा। अगर कहीं पे तो मुझे बताया अगर मैं गलत कर रहा हूं। अगर उन्होंने कहीं पर डीजी की संस्तुति ले गए, कहीं पर डीजी के साइन है किसी भी पेपर में, तो मुझे बताए, मैं माफी मांग लूंगा सार्वजनिक तरीके से। तो इस प्रकार से अगर किसी ने और भी कहा होगा तो वो लिखित में बताए ना, अगर हो सकता है, क्योंकि मैं यही मानूंगा। और अगर नहीं है तो इस प्रकार के ऑडिशन कराने का अधिकार बिना भटजी को है ही नहीं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मैं आपका, अगर कोई और चीज़ कोई सवाल हो तो इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों पे अडिग हूँ और अडिग ही रहूँगा मैं।